बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपने जियाविन फंसने वाला एक डेडली इल्यूजन ट्रैप में। चलो यार, ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियाविन को, जिसकी आंखें भी बोधिसत्व ट्री के ऊपर टिकी हुई थी और बोधिसत्व ट्री के अंदर से भी एक सफेद लाइट निकल रही होती है। और जब जियाविन इस लाइट को सेंस करता है तो उसे पता चलता है कि ये लाइट एकदम लाइफ फोर्स से भरी हुई है। जियाविन कहते हैं कि क्या वो लेजेंडरी बोधिसत्व आर्ट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बोधिसत्व ट्री इतना ज्यादा स्ट्रेंज होगा, और जब ये पपेट जिंदा रहे होंगे तब इनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली ट्रू बेंशिंग लेवल पे होगी, लेकिन अभी यहाँ पे पपेट बन चुके हैं। अभी जियाविन एक बार फिर से सफेद लाइट को देख के कहता है कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये लोग इससे डील नहीं कर पाए। और अभी जियाविन को जैसे समझ जा चुका था कि इसलिए परेशान वो पपेट्स नहीं है बल्कि ट्रू डिफिकल्टी है वो बोधिसत्व ट्री। और भाई ये किसी को भी नहीं पता होता कि एंशिएंट ट्री के पास कितनी टेरिफाइंग लेवल की पावर है। जियाविन कहता है कि इस बार में और भी केयरफुल रहना होगा, वरना उस ट्रेजर को तो छोड़ो हम अपनी जान भी यहाँ पे गवा सकते हैं। और जब जियाविन के दिमाग में ये सब बात चल रही होती है तब एक बैंक का साउंड सुनाई देता है, और जैसे जियाविन अपने सर को घुमा के उस साइड में देखता है तो उसे वहाँ पे हन्यू दिखाई देता है। और अभी हन्यू ने भी अपने फ्राइटनिंग पाम की मदद से उस हैंकलाइन के एंसेस्टर का खोपड़ा फोड़ दिया था। और बैंशिंग पपेट की खोपड़ी फोड़ने के बाद हन्यू एक चैन की सांस लेता है और फिर उसका ध्यान जाता है जियाविन के ऊपर, और तभी उसके चेहरे पे वापस से वो स्माइल आ जाती है। और हन्यू को मुस्कुराते हुए देख जियाविन का चेहरा ऐसे कोल्ड हो जाता है। यार जब हन्यू ग्रुप अपने सामने के पपेट को खत्म कर देता है तो इसे बैठ कर रिकूपरेट करने लगते हैं। और क्लियरली ये लोग भी इस बैटल में काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। और हन्यू ग्रुप के 10 मिनट बाद हेवन डेमन फिक्स टाइप का ग्रुप भी अपने सामने के पपेट को खत्म कर देता है, यानी कि उनकी बैटल भी खत्म हो जाती है। और इस फाइट के दौरान हेवन डेमन फिनिश टाइप के 3 मेंबर्स की जानें चली गई थी। इसी वजह से जियोफेंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में अपना पूरा दम लगा के उस बैंशिंग पपेट को एक लात मारता है। गहरी सांस लेने के बाद जियोफेंग जैसे तैसे करके अपने गुस्से को सप्रेस करता है और फिर अपने ग्रुप को बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद एक मेडिसिनल पे को कंज्यूम करने के बाद वो अपने आप को रिकवर करने लगा था। और इस टाइम पे इन तीनों ग्रुप्स ने अपने अपने सामने के पपेट्स को ढेर कर दिया था, लेकिन कोई भी बाकी की मदद करने नहीं जाता और वो सभी बस एक साइड में बैठ के कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बाकी लोगों को देख रहे होते हैं। और जब ये सभी लोग सामने के नजारों को देख रहे होते हैं तभी वहाँ पे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस बैंशिंग पपेट ने एक दोजन के बीच में से फाड़ दिया होता है। और जैसे इस बंदे का खून नीचे गिरता है तो वो पपेट एकदम ब्लड रेड हो जाता है और उस मौके का फायदा उठा के 15 से ज्यादा एक्सपर्ट इनकी आंखें इस टाइम पे एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी, वो एक साथ अपने अपने अटैक्स को लॉन्च कर देते हैं। और ये सभी अटैक उस बैंशिंग पपेट की खोपड़ी जाके टकराए, तो इतने सारे भयानक अटैक से टकराने के बाद वो बैंशिंग पपेट एक बार ट्रैम्बल होता है, जिसके बाद वो फट जाता है। और इस भयानक एक्सप्लोजन की वजह से जो रिपल्स फैलती है उसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स खून फेंकते हुए पीछे जाते हैं। और इस बैंशिंग पपेट को खत्म करने में इन लोगों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खैर इस बैटल के बाद जो आखिरी बैटल होती है वो काफी टाइम तक चलती रहती है, लेकिन एंड में जाके वो लास्ट बैंशिंग पपेट भी सभी कंबाइन अटैक की वजह से फट गया था। और उस लास्ट बैंशिंग पपेट से फाइट कर रहे लोग अपनी जान को एकदम दांव पे लगा देते हैं, और इसी वजह से उनमें से 5 लोगों ने अपनी जान को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। और लास्ट बैंशिंग पपेट की खोपड़ी फोड़ने के बाद ये लोग भी जमीन पे लेट के हांफने लगते हैं। और जब लास्ट ग्रुप भी अपने सामने के पपेट को खत्म कर देता है तो जियाविन की टोली जो कि अभी तक शांत बैठी हुई थी वो लोग अपनी आंखें खोल लेते हैं। और मेडिसिनल पिल्स की वजह से इन सभी के पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। और जब जियाविन की टोली ने रिकूपरेट कर लिया होता है तब जियाविन चले जाते हैं सामने के बोधिसत्व ट्री के ऊपर, और वो कहता है कि आगे आने वाली डिफिकल्टीज और भी डेंजरस होने वाली है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ कि जिनकी स्ट्रेंथ भी 206 स्टार से नीचे है वो आगे जाने की हिम्मत न करे। और जियाविन के इन शब्दों को सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन जब वो याद करते हैं इस बोधिसत्व ट्री ने पलक झपकती 5 बैंशिंग पपेट्स को इनके सामने पटक दिया था, तो इन सभी को ना चाहते हुए अपने सर को हाँ में लाना पड़ता है। और किसी को भी नहीं पता कि आगे आने वाली डिफिकल्टीज कितनी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, और अगर किसी के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना हो तो वो आगे जाने के बाद अपनी जान को गवा ही रहा होगा। तभी फ्लावर से कुछ एल्डर्स एक दूसरे के मुंह को देखने के बाद जियाविन से कहती है कि यंग मास्टर जियाविन, हम यहीं पे रह के नालन यानवान का ध्यान रखेंगे, आप सक्सेप को लेके आगे बढ़ सकते हो। और भले वो लोग जानते थे कि वैसे ट्रेजर को पाने को डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि फ्लावर सेट को कुछ ना कुछ फायदा हो। और अभी यूनियन काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका जियाविन के साथ भी काफी अच्छा रिलेशनशिप है, और अगर यूनियन को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो फिर पूरे फ्लावर सेट को फायदा होगा। और ये सब सुन के जो यूनियन होते हैं वो थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन वो सक्सेप पे तो अपने पूरे फ्लावर सेट के बारे में सोचना होगा। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। और अभी यूनियन बोधिसत्व आर्ट से कोई भी उम्मीद नहीं लगाती, वो तो बस जियाविन के साथ जाना चाहती थी। और भले ही अभी जियाविन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हो, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो जियाविन की काफी चिंता करती थी। खैर तभी जियाविन अपने सर को हाँ मिलाते हैं, जिसके बाद उसकी ले जाते उस बड़े से बोधिसत्व ट्री के ऊपर, और जियाविन को अच्छे से पता था कि बोधिसत्व आर्ट इसके अंदर ही होगा। खैर तभी जियाविन गहरी सांस लेने के बाद कहता है लेट्स गो। और अभी जियाविन की बॉडी एकदम अलर्ट मोड में जा चुकी थी, तभी जियाविन अपने हाथ को वेव करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उस बोधिसत्व ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के काइलिन, यूनियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर और बाकी सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। और जियाविन ग्रुप को बोधिसत्व ट्री के पास जाते हुए देख जियोफेंग और हन्यू भी अपने आप को रोक नहीं पाते, और वो लोग भी बिना किसी परवाह के अपने ग्रुप्स को लेकर बोधिसत्व ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर इन तीनों ग्रुप से कंपेयर करें तो बाकी ये 4 ग्रुप्स काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड और टायर्ड हो चुके थे, लेकिन जियाविन, जियोफेंग और हन्यू ग्रुप को आगे बढ़ते हुए देख वो लोग भी फोर्सफुली अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग भी जियाविन की टोली और बाकी दोनों ग्रुप्स को फॉलो करने लगे थे। और जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनके हार्ट्स के अंदर वापस से वो अनइजीनेस आने लगती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि ये बोधिसत्व आर्ट कौन कौन सी ट्रिक को हाइड करके रखा है।
है। यार ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग उस बोधिसत्व ट्री के नीचे आ जाते हैं और बोधिसत्व ट्री के नीचे आने के बाद पूरा सीन क्लियर हुआ था और ये पेड़ कितना बड़ा है वो अभी इन लोगों को दिखाई देता है और अनगिनत सालों से जिंदा रहने के वजह से जो इकट्ठा हुआ था वो अभी इन लोगों को सेंस होता है। और जैसे ये लोग बोधिसत्व ट्री के नीचे पहुंचते हैं तो उस ट्री के अंदर से एक ब्राइट लाइट बाहर आती है और ये जो ब्राइट लाइट होती है ज़ेवन के पूरे टोली को रैप कर लेती है और ऐसे अनयूजुअल सीन को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के दिल उनके मुंह तक आ जाते हैं। और इस सीन को देख के जैसे ये लोग अपनी दुर्गी को सर्कुलेट करने वाले होते हैं अभी वो लोग देखते हैं कि उनके शरीर की दुर्गी गायब हो चुकी है और इस सीन को देख के उन सभी के चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे। और जब सभी लोग शॉक फील कर रहे होते हैं तभी वो लाइट पेड़ बहुत ही तेजी से छोटा होता जाता है और तभी एक स्विच साउंड के साथ वो लाइट पेड़ वापस उस पेड़ के अंदर समा जाता है। और अभी वो लोग जो कि इस बोधिसत्व ट्री के नीचे पहुंच चुके थे उनका नामो निशान यहाँ से गायब हो चुका था और इन गायब हुए लोगों में नेचुरली ज़ेवन का ग्रुप भी मौजूद होता है। और अभी नालन यानान उस जगह को देखती रहती है जहाँ से ज़ेवन की टोली गायब हुई थी और इस सीन को देख के नालन यानान के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। यार सीन चेंज होते है और हम देखते हैं ज़ेवन को जो कि उस टाइम पे ब्राइट सफेद लाइट के अंदर खड़ा हुआ था और उसकी आंख में भी सफेदी के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था और अपने आसपास किसी भी इंसान को नहीं देख पा रहा होता। और अभी ना जाने क्यों ज़ेवन के माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होने लगते हैं। ज़ेवन कहता है कि क्या हुआ, ये कहने के बाद ज़ेवन अपने सर को ऊपर उठाता है और उसे अपने सामने एक लाइट का सर्कल दिखाई देता है और थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद ज़ेवन उस लाइट सर्कल के अंदर एंटर कर जाता है और भले ही ज़ेवन पलक झपकते उस लाइट सर्कल के अंदर एंटर कर जाता है लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कि प्रोसेस तकरीबन 10 साल तक चली है। और जब ज़ेवन अपने ख्यालों में खोया होता है तो सामने की सफेदी चेंज होती है और ज़ेवन इस टाइम पे पहुंच चुका था हरे भरे जंगल के अंदर और इस फैले हुए इनॉर्मस हरे भरे जंगल को देख के ज़ेवन कहता है कि ये तो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन है। और भले उसके थॉट्स अभी काफी ज्यादा केओटिक हो चुके थे लेकिन सामने का सीन उसके लिए काफी फेमिलियर होता है। और जब ज़ेवन अपने सर को चारों तरफ घुमा के दिखता है तो वो पाता है कि नीचे का एरिया पूरी तरह से खाली है और यहाँ पे सिर्फ एक लोनलीनेस से भरा हुआ और फैला हुआ था और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ यहाँ पे ज़ियाओ यानी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब ज़ेवन इस पूरे एरिया को स्कैन कर रहा होता है तभी ज़ेवन के कानों में एक बीस्ट के दहाड़ने की आवाज जाती है और तुरंत ही उसके सामने से एक रेड लाइन गुजरती है और ये होती है वो बीस्टाइड और पलक झपकती वो बड़ी सी बीस्टाइड ज़ेवन के सामने अपीयर हो गई थी। और अभी ज़ेवन इनके अंदर से एक ब्लड स्टेंज को सेंस कर पा रहा था और चारों तरफ से अपनी तरफ बढ़ते हुए फेरोसिस बीस्ट को देख के ज़ेवन की बहुत सिकुड़ जाती है। और जैसे ही ज़ेवन अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो एक टेरिफाइंग एनर्जी रिपल क्रिएट होती है और जो भी फेरोसिस बीस्ट इस टेरिफाइंग एनर्जी के 1000 मीटर की रेडियस में आता था उसका नाम निशानी तुरंत इस दुनिया से मिट जाया करता था। और आदि बीस्ट को ऐसे पलक झपकते गायब होते हुए देख ज़ेवन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सरप्राइज तरीके से अपने उस हाथ को देखने लगता है और ये स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भयानक होती है कि इन्हें वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। और तभी ज़ेवन को सेंस होता है कि अगर उसकी इच्छा हुई तो नीचे जो पूरा एरिया है वो कोलैप्स हो जाएगा। ज़ेवन अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है कि ये दोशेंग की पावर है और ये कहते हुए ज़ेवन की आंखें एकदम गुस्से से भर चुकी थी और ज़ेवन इस स्ट्रेंथ के पीछे तो कई सालों से भाग रहा था और क्या फाइनली अब उसे वो स्ट्रेंथ मिल चुकी है। और जब ज़ेवन अपनी स्ट्रेंथ की फैंटेसी में खोया होता है तभी उसके कानों में एक पावरफुल फेरोसिस बीस्ट के दहाड़ने की आवाज जाती है और अभी अनगिनत फेरोसिस बीस्ट अपनी खून से लाल आंखों से ज़ेवन को ही देख रहे होते हैं और एट द सेम टाइम वो ज़ेवन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ज़ेवन इस बीस्ट को अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखता है तो उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आती है और जैसे ही ज़ेवन अपने हाथ को प्रेस करता है तो आसमान में 1000 फुट बड़ा हैंड प्रिंट बन जाता है और इस फ्राइटनिंग पाम के अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी नीचे की तरफ फैलती है और तभी भयानक सी रिपल उन फेरोसिस बीस्ट जाके टकराती है और किसी बीस्ट को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता है, वो तुरंत ही राख में बदल जाते हैं। और फाइनली जब वो बड़ा सा पाम जमीन से टकराता है तो वहीं पे अनगिनत बीस्ट तबाह हो जाते हैं और ज़ेवन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन उसके पास भी ऐसी टेरिफाइंग लेवल की स्ट्रेंथ होगी। और जब ज़ेवन जमीन पर क्रिएट हुए 1000 फुट बड़े हैंड प्रिंट को देखते हैं तो उसकी आंखों में एक अनयूजुअल सा इमोशन छलकता है और तभी ज़ेवन आसमान की तरफ देख के हंसने लगता है और उसकी हंसने की आवाज पूरे आसमान में किसी थंडरबोल्ट की तरह गूंजती है। यार तभी ज़ेवन के दिल के अंदर एक पावरफुल मर्डरस डिजायर अपीयर होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है हॉल ऑफ सोल और हनक्लैन में आ रहा हूँ तुम्हें तबाह करने। लेकिन जैसे ज़ेवन ये कहता है तभी उसके पीछे का स्पेस डिस्ट्रॉर्ट होता है और उसके अंदर से कई मिजरेबल से ह्यूमन फिगर्स बाहर आते हैं और जैसे ही ज़ेवन सामने के बंदे को देखते हैं तो उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती है और वो कहता है हन्यू। और तभी ज़ेवन इस पूरे ग्रुप को ग्रैब कर लेते हैं और ज़ेवन को देख के हन्यू के एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुके थे और जैसे ही वो पीछे मुड़ के भागने वाला होता है तो उसकी बॉडी उसकी जगह से हिल भी नहीं रही होती और तभी हन्यू देखता है कि उसके आसपास का जो स्पेस है वो सील हो चुका है और इससे पहले कि हन्यू अपनी बॉडी की दूरी को सर्कुलेट भी कर पाता तभी उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। तभी बैंक का साउंड सुनाई देता है, उसके चारों तरफ का स्पेस एक ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस ब्लैक होल ने हन्यू उसके ग्रुप को पीस के रख दिया था, यानी कि उनकी चटनी बना के रख दी थी। और तभी ज़ेवन हड्डी और बचे हुए चीतलों को रैंडम तरीके से एक साइड में फेंक देता है और अभी ज़ेवन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। वो कहता है कि अब मेरे पास वो स्ट्रेंथ आ चुकी है जिससे कि मैं रिवेंज ले सकूं। और तभी ज़ेवन पीछे मुड़ के खाली स्पेस में एंटर करता है और ये रास्ता होता है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन से बाहर जाने का। और जो भी फेरोसिस बीस्ट ज़ेवन के 10,000 मीटर के दायरे में एंटर करता था वो उस पावरफुल फोर्स की वजह से तुरंत ही फट जाया करता था। और अभी नीले आसमान में एक रे ऑफ लाइट फ्लैश हो रही थी और जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पे एक के बाद एक एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं और खून तो नदियों की तरह बहता है। और इस रे ऑफ लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, 10 मिनट के अंदर इसने पूरे एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन को पार कर लिया था। फाइनली ज़ेवन इसके कॉर्नर पे अपीयर होता है और जैसे ज़ेवन पीछे मारकाट मचाता हुआ जा रहा था तो उसकी आंखें और भी ब्लड रेड होती जा रही थी, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसने इस चीज को बिल्कुल भी सेंस नहीं किया है और उसके चेहरे की स्माइल और भी
बढ़ जाती है और तभी जियान की एक मर्डरस डिजायर से भरी हुई यहाँ के एक टाउन के ऊपर जाती है और ये वही वेस्टलैंड टाउन होता है। और जब जियान इस वेस्टलैंड टाउन को दोबारा से देखता है तो वो काफी लॉस्ट फील करता है और अभी जियान हल्का सा सेंस कर पा रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत है, लेकिन वो अपने क्योटिक विचारों की वजह से परेशानी को पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता। यार थोड़ी देर तक और खोया रहने के बाद जियान अपने पैरों को आगे बढ़ा के इस वेस्टलैंड टाउन के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों को आगे बढ़ाता है तो उसके स्टोज रिंग से बजिंग साउंड सुनाई देते हैं और एक कोल्ड एयर बाहर आती है जो कि उसके हाथ को फॉलो करते हुए उसके सर के अंदर एंटर कर जाती है। और जैसे ये कोल्ड एयर जियान के सर के अंदर एंटर करती है तो उसकी बॉडी खतरनाक तरीके से कांपने लगती है और उसके दिमाग में जो भी क्योटिक और अलग मेमोरीज होती है वो तुरंत ही वैनिश हो जाती है। और इन सब चीजों के डिसअपीयर होने के बाद जियान की आंखें जो कि एकदम ब्लड रेड हो चुकी थी वो भी नॉर्मल हो जाती है और अपने सेंसेस में वापस आने के बाद जियान का चेहरा भी काफी गंदा हो चुका था। यार तभी जियान अपने सर को उठा के सामने के स्पेस को देखता है और कहता है कि ये बोधिसत्व ट्री कहलाने के लायक है, क्योंकि ये ऐसे रियल इल्यूजन को क्रिएट कर पाता है और जो भी इस इल्यूजन के अंदर होता है वो उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। यार तभी जियान अपने फिस्ट को ऊपर उठाता है और कहता है कि भले ये स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल हो और लाइफ टाइम मैंने इसका पीछा क्यों ना किया हो, लेकिन एट द एंड ये एक इल्यूजन है। और अभी जियान के हाथ में वही बोधिसत्व सीड मौजूद होता है जिसे कि जियान ने काफी टाइम पहले ऑब्टेन किया था और अगर इस टाइम पे बोधिसत्व सीड जियान के माइंड को क्लियर ना करता तो वो अभी भी उस इल्यूजन के अंदर फंसा होता। और फाइनली इस मोमेंट पे जियान को समझ आता है कि वो एलीट बेंशेंग्स आखिरकार पपेट्स कैसे बने। उस टाइम पे बोधिसत्व ट्री ने जो इल्यूजन क्रिएट किया होगा वो सभी लोग उसके अंदर ही फंस के रह गए होंगे, जिसके बाद बोधिसत्व ट्री ने उन सभी के सोल्स को एब्जॉर्ब कर लिया और वो सभी लोग चलती फिरती जिंदा लाश बन के रह गए। और जैसे जियान इस बोधिसत्व सीड को देखते हैं तो ये जो पूरी जगह होती है ट्रैम्बल होने लगती है और आसमान भी कई जगह से डिस्ट्रॉट होने लगते हैं और तभी एक बैंग साउंड के साथ ये जो इल्यूजन होता है कि शीशे की तरह टूट के बिखर जाता है और इस चीज की वजह से जियान अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसकी आंखें एकदम ब्लरी होने लगती है। और जब तक जियान अपने आप को संभाल पाता है तो वो सेंस करता है कि वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ जेड जैसा रंग फैला हुआ है और इस जगह पे एक 100 फुट बड़ा एंशिएंट ट्री मौजूद होता है और इस पेड़ के अंदर से एक एक्सट्रीमली ओल्ड एंशिएंट ऑरा फैल रहा होता है और वहीं इस पेड़ का रंग होता है एकदम एमराल्ड ग्रीन और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि इसे बहुत ही केयरफुल तरीके से एमराल्ड जेड से बनाया गया हो और इसके अंदर से एक एक्सट्रीमली पावरफुल लाइफ फोर्स भी फैल रही थी। और भले ये पेड़ भी बाहर खड़े हुए 10,000 फुट बड़े पेड़ जैसा ही हो लेकिन इसका साइज काफी छोटा होता है और सामने खड़े हुए इस छोटे से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को देख के जियान की आंखें एकदम सीरियस हो चुकी थी और वो इल्यूजन जिसके अंदर थोड़ी देर पहले जियान फंसा हुआ था वो इस छोटे से ट्री ने क्रिएट किया था। और जब जियान इस पेड़ को ध्यान से देख रहा होता है तो ये ट्रैम्बल होने लगता है और इसके अंदर से कई लाइट क्लस्टर बाहर आते हैं और ये लाइट के क्लस्टर जियान के सामने अपीयर होते हैं और जैसे इन लाइट के क्लस्टर में बदलाव आते हैं तो इनके अंदर जियान को कुछ सीन्स दिखाई देते हैं और इन सीन्स के अंदर यून और हनी और वो सभी लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने की थोड़ी देर पहले इस बोधिसत्व ट्री के अंदर एंटर किया था और ये सभी लोग भी अभी एक इल्यूजन ट्रैप में फंसे हुए थे। तभी जियान चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इन सब के साथ करना क्या चाहते हो और ये कहते हैं जियान की बॉडी से उसकी हेविल फ्लेम बाहर आती है और ये बोधिसत्व ट्री कुछ ज्यादा ही अजीब है क्योंकि वो डार्क इल्यूजन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, उसे रियल और फेक बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उन बेंशिंग पपेट से फाइट करने के बाद जियान को समझ आ चुका था कि वो लोग इस इल्यूजन में फंसने वाले पहले नहीं है और जियान को ऐसे चिल्लाते हुए देख उस बोधिसत्व ट्री के अंदर एक और ब्राइट लाइट अपीयर होती है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देख रहे होंगे दो जेनमैन दोदी को और एंड में जियान रिफाइन कर रहा होगा इस बोधिसत्व ट्री को। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय। आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।